Good afternoon, dear students. Today we start our next chapter, that is chemical bonding. और इसको आपका मोस्टली आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, सभी ने पहले रीड आउट किया हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग जब आप वर्ड यूज़ करते हो तो आपके दिमाग में आता है केमिकल बॉन्ड, मतलब कोई भी आपके केमिस्ट्री के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में मिल के बॉन्ड बनाते हैं, जिस बॉन्ड को हम यूजुअली बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब जब मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करूँगा तो आपके सामने एक सिनेरियो खड़ा हो जाना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, अब जब मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूँ तो बॉन्ड क्या है, किसी भी दो एटम को, जो एटम आपके पास प्रेजेंट है उनको जो बांध के रखता है आपस में, जो आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, जैसे आप कई बार वर्ड यूज़ करते हो बॉन्डिंग, कि हमारे किसी फ्रेंड के साथ कैसी बॉन्डिंग है, तो वो बॉन्डिंग वर्ड यहीं से आता है कि जब आप उस बॉन्ड पॉइंट को लेते हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा रिश्ता, कोई भी ऐसी बात जो आपको जोड़े रखती है, मतलब बांधे रखती है, उसी को यूजुअली हम बॉन्ड बोलते हैं। और जब मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करता हूँ तो मैं करता हूँ कि जैसे आप नॉर्मल रिलेशन में भी देखते हो कि दोनों साइड से कंट्रीब्यूट होता है तभी जा करके कोई रिलेशन चलता है। चाहे आपका आपके पेरेंट्स के साथ है, वहाँ तो देखो आप कोरिलेटिंग नहीं कर सकते क्योंकि पेरेंट्स तो बहुत करते हैं आपके लिए। कई फ्रेंड्स का अगर आप देखते हो तो आप अपने फ्रेंड के लिए करते हो, आपके लिए करता है, कुछ काम आप उसके करते हो, आपके करता है, कुछ हैबिट आप उसकी आपको अच्छी लगती है, कुछ आपकी उसको अच्छी लगती है, मतलब वो चीज़ है जो हमें बांधे रखती है। तो कोवलेंट बॉन्ड भी बिल्कुल वैसी ही है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा इलेबोरेट करें तो मैं आपको बताता हूँ कि ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। आपके पास जिन भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है उनके बीच म्यूचुअल शेयरिंग होती है। मान लो मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का। यहाँ ये बॉन्ड बना इनके बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, तो आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपके पास ऐसे इस टाइप का बॉन्ड बना है। दूसरा, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया जिसमें दोनों एटम आपके सेम थे, तो हम इसको बोल सकते हैं होमो न्यूक्लियर बॉन्ड। ठीक है, या होमो न्यूक्लियर कोवलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो। अब जब आपके पास ये बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये जो एटम है, दोनों की इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मिडल में है, किसी की तरफ भी अलग नहीं है, इक्वल डिस्टेंस पे दोनों साइड से। ठीक है, तो आप इसलिए इस बॉन्ड को बोल सकते हो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपके पास कोई ऐसा एटम प्रेजेंट है जहां पे आप ऐसा आपको लगता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है किसी भी एक साइड, किसी की दोनों की इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, मैं कोई भी यहाँ ए बी मान लेता हूँ, कोई भी दो एटम, जिसमें मान लो अगर बी के पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आपका जो शेड पेयर है वो इस तरफ रहेगा, थोड़ा बी की तरफ, तो इसका मतलब आपके इस बॉन्ड में इससे पोलैरिटी आती है, तो इस बॉन्ड को बोल सकते हैं हेट्रो न्यूक्लियर कोवलेंट बॉन्ड, या इसी को मैं बोल सकता हूं पोलर बॉन्ड। ठीक है, ये इन जनरल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हो गया। जैसे आपका मान लो आप लिखते हो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में दो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में तीन बॉन्ड बनाते हैं, HF का एक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दो हैं, यहाँ दो हैं, यहाँ दो हैं, और यहाँ भी दो है। ठीक है, अब वो जैसे यहाँ पे अलग एटम आ गया तो इस साइड शिफ्टेड रहेंगे, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड होते हैं। अब आपका क्वेश्चन उठता है कि सर बॉन्ड बनाते क्यों हैं, क्यों बनाते हैं, आप बताओ। आप अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन क्यों बनाते हो? क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आप अच्छे फ्रेंड को साथ जोड़ते चलते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। वैसे ही आपके जो दो एटम आपस में मिलते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए मिलते हैं, वो सेल्फिश हैं, उसको पता है। जैसे आपके पास यहाँ हाइड्रोजन है, मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो आपके पास प्रेजेंट यहाँ सिस्टम प्रेजेंट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, दोनों ने मिलकर म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बना लिया, आपके इलेक्ट्रॉन मिल गए तो H2 मॉलिक्यूल बन गया। अब इस मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आपको पता है कोई भी सिस्टम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही इधर उधर भागता है। आप खुद से लगा लीजिए, आप अपनी स्टडी करते हो, नो डाउट आपको अच्छा सिविलाइज्ड बनना है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन आपकी पर्सनल बहुत सारी इच्छाएं भी होती हैं जो आपको लगता है कि मैं पढ़ूंगा, पढ़ के नौकरी करूंगा, नौकरी करके उनको अपनी किसी को लग्जरी गाड़ी लेनी है, किसी को अपना प्लेन ही लेना है,
हो सकता है, किसी को अपनी ट्रेन लेनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टिव हो सकता है लाइफ के लिए। तो आप उस स्टेबिलिटी की तरफ अचीव करते हो और उसके लिए आप बीच में रास्ते में आपके चलते हो, आपने देखा स्कूल लाइफ में आपके अलग फ्रेंड थे, अब कॉलेज लाइफ में कुछ नए लोग जुड़े हैं, आगे प्रोसीड करके और लोग मिलेंगे, कुछ छूट जाएंगे, जुड़ते रहेंगे, तो आप जरूरतों के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते चलते हो। वैसे ही यहाँ पे होता है कि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही बॉन्डिंग करता है। तो इसीलिए आपकी जब बॉन्डिंग होती है तो एटम्स की अप्रोच रहती है कि दोनों का मिला के ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया जाए। अब देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है, और आप इस फॉर्मूला को शुरू से पढ़ते आए हो, 2 8 8 18 18 32, ठीक है। अब ऑक्सीजन का यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन थे। जब ये दो इसके पाले में आ गए, इस साइड शेयरिंग होगी ऐसे, तो इसके लिए 10 काउंट हो गए। अब और जब ये ले रहा है इनको अपनी तरफ, तो इसके लिए भी 10 काउंट हो गए। तो 2 8 10 तक मतलब उसको ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए। ऐसे ही आपका नाइट्रोजन है, उसका 3 से काम चल रहा था क्योंकि 7 था, उसको 10 करने के लिए 3 चाहिए थे, तो 3 बॉन्ड बना रहा है। एफ को सिर्फ एक ही चाहिए था, एच को भी सिर्फ एक ही चाहिए था, तो इसलिए वो इतने बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से आपके पास सभी जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के पर्पज से ही बनते हैं। ऐसे ही एटम आपस में कंबाइन करते हैं जिनका मिल के आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता हो, ठीक है। तो ये इन जनरल मैंने आपको आइडिया दिया कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। अब हम कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड में क्या क्या होता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला आपके पास जो कोवलेंट बॉन्ड है, अगर उसकी बात करें, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल स्टेट। मतलब कि आपके पास जो कोवलेंट बॉन्ड है, फिजिकली एक्चुअली क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया पॉइंट, वही लिखोगे आप कि ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, उनमें इस टाइप का बॉन्ड बना है। जैसे आप एच ले रहे हो, ये बॉन्ड बना है, कोई इस टाइप का बॉन्ड नहीं है जैसे आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का बनता है। इसमें क्या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है जो कि काफ़ी मजबूत होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उससे क्या होता है, ये आपके आयनिक सिस्टम में आ जाते हैं, इनको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ डिस्कस क्या कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कोवलेंट बॉन्ड है जो सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ है, और वहाँ पे आपके पास ये वाला है, इसके अंदर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव की इंट्रैक्शन हो रखी है। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा ज़्यादा मजबूत रहता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया कि कोवलेंट बॉन्ड आपका वीकर है देन आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नेगेटिव की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से, और यहाँ पे चीज़ें जुड़ी हैं सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है। म्यूचुअल वर्ड का मतलब ये होता है कि आपकी और मेरी किसी बात पे सहमति है और इसी बात को लेकर के हम आगे कुछ शेयरिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल दोनों साइड से, एक मैं दूंगा एक आप दोगे, इस तरीके से। तो ये आपका फिजिकल स्टेट होगी इसकी कि ये आपका आयनिक बॉन्ड से कम स्ट्रॉन्ग है कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा पॉइंट आपके पास है, अब देखिए अगर आपको दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, आयनिक बॉन्ड से लेस आपका है, तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट आपको मेल्टिंग पॉइंट पता है, तो ये इसके लेस रहेंगे, लेसर देन आयोनिक, क्योंकि इसकी इंट्रैक्शन कम है, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। अगला पॉइंट है सोल्यूबिलिटी। जो आपके कोवलेंट कंपाउंड है, जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यूजुअली हम ऐसा ज्यूम करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी कम है। अगर पोलैरिटी होगा तो फिर आयनिक सिस्टम में आ जाते हैं इस तरीके से। तो इन सिस्टम को हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक, यही फॉर्मूला यूज करते हो आप, लाइक डिजोल्व्स
लाइक। तो जब हमारे पास ये नॉन पोलर है तो डेफिनेटली है कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा ये कंपाउंड आपके, ठीक है। तो इनकी सोल्युबिलिटी है जो वो आपकी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही रहती है। ये सोल्युबिलिटी का फैक्टर उसने यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। तो इसका मतलब अगर इसमें डिजोल्व हो रहे हैं तो आपके पोलर में डिजोल्व नहीं होंगे, डेफिनेटली बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए जिसमें पॉइंट रह गए आपके कुछ कंपाउंड ऐसे आप इनको बोल सकते हो, ये हो गया एल्यूमिनियम का नाइट्राइड, सिलिकॉन का कार्बाइड। ये बेटा एक्सेप्शनल केस है आपके कि इसमें आपका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ये 2-3 कंपाउंड छोड़ दिए जाएं तो बाकी सभी की जो आयनिक बॉन्ड वाला स्ट्रेंथ है उससे इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम रहते हैं। सॉल्युबिलिटी हो गया, नॉन पोलर में होती है, पोलर में नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। अब देखिए आपको पता है नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ इसका कंडक्टिविटी। अब यहाँ आयंस तो नहीं बन रहे हैं। अब अगर आयंस नहीं बन रहे हैं तो आयंस ही तो आपके चार्ज को मूव कराते हैं जो कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड होंगे वो आपके नॉन कंडक्टर होंगे, ठीक है। आपका जो जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है वे आपके नॉन कंडक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आपके पास स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन कैसे हैं, जैसे आपके जिस भी रिएक्शन में आपके ये कंपाउंड इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसमें आपको जहां भी ये कंपाउंड, अब देखिए आप जब भी आयनिक कंपाउंड में कहीं रिएक्शन करते हैं, मान लो आपने वाटर में की या किसी भी ऐसे सॉल्वेंट में की जो आयनिक है, तो आयंस आपके सॉल्यूशन में डलते ही एकदम टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके आयंस जनरेट करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे अलग अलग। लेकिन कोवलेंट इसको सिस्टम को अगर आप इस तरीके से डालोगे किसी उसमें किसी सॉल्वेंट में जहाँ रिएक्शन करनी है आपको, तो वहाँ ये डिफिकल्ट है, वहाँ पे ऐसे एकदम नहीं खुलेगा। तो इसको आपको अलग अलग करने के लिए थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो इसलिए जब आप रिएक्शन कोई भी करोगे जहाँ आपने इन सिस्टम को यूज किया, कोवलेंट सिस्टम को, कोवलेंट बॉन्ड वाले सिस्टम को, तो वहाँ पे आपको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। उसकी वजह से आपकी रिएक्शन थोड़ी स्लगिश हो जाती है, थोड़ी रिएक्शन स्लो पड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड। ये मैं आपको टॉपिक प्रॉपरली बताऊंगा, अभी यहाँ सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूँ इसके बारे में। डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड डेफिनेटली है, इसमें डायरेक्शनल है। आपको पता है जब आप बात करते हैं कि आपकी इंटरेक्शन हुई बॉन्ड की, आप सिर्फ यहाँ पे देख लीजिए कि ये लिख लीजिए कि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर होते हैं। मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। ये होते हैं डायरेक्शनल नेचर, इसके अंदर जो आपके पास अलग अलग SPDF ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उनका रीजन है वो आपको डिस्कस करूँगा बाद में। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपने ऑर्गेनिक में भी वर्ड सुना होगा, मतलब इसका प्रॉपर एक बॉन्ड है, रिजिड स्ट्रक्चर है, कोवलेंट जो स्ट्रक्चर है जितने भी, ठीक है, उन रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से डेफिनेटली आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये मैंने आपको कोवलेंट कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक, कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक बता दिए हैं कि कहीं भी कोवलेंट कैरेक्टर अगर प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये हमने थोड़ा थोरोली इसको देख लिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इस पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपने पहले भी पढ़ा हुआ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आपने सुनी होगी, +2 में पढ़ी होगी ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो आपका कंसेप्ट था जिसको मैं VBT बोल रहा हूँ, ये कंसेप्ट आपका हिटलर एंड लंदन इन 1927 इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। अब ये कंसेप्ट क्या है इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। और इसी को बाद में पोलिंग और स्लेटर ने इसको मॉडिफाई किया, या आप बोल सकते हो उसको और थोड़ा करेक्ट किया। पोलिंग एंड स्लेटर ये साइंटिस्ट के नेम है जो इन्होंने इसको दिया था। उसके बाद इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया कि आपकी एग्जैक्ट सारी प्रॉपर्टी जो कैसे एक्सप्लेन ये कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या पॉइंट हम एक करके डिस्कस करेंगे। इन्होंने 1927 में बोला था, 1931 में थोड़ा मॉडिफाई किया इसको। इसमें सबसे पहला जो आपका पॉइंट था वो कहता था कि एटम्स
जब बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड बनने के बाद भी जिन दो एटम को मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है, जैसे एच एच मिलकर H2 बना है, तो कहता है एच एच अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे। एटम रिटेन्स देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, वो कहता है कि जब भी कोई उसके बॉन्ड बन जाता है तब भी एटम्स अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, वो एच एच ही रहेंगे। ये बात उसने बोली। दूसरा पॉइंट कहता जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आपकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब आपके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और आपके जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा, लिख देता हूं मैं अदर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, आपकी एटम्स रिटेन करेंगे अपनी आइडेंटिटी। दूसरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, लेकिन उसके बाद के जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उस एटम के, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। इसका थर्ड पॉइंट था ये। उसके बाद उसने बोला कि आपके पास जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही सिर्फ अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इन बॉन्डिंग, वही अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं। रेस्ट हैं जो आपके, वो अनअफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, जितने भी आपके बाकी हैं वो सभी अनअफेक्टेड रहते हैं। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ जो, अगर हम बॉन्ड की बात करेंगे, जो बॉन्ड बन तो गया पर कितना स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड विल डिपेंड अपॉन द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। वो कहता है बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो स्टेबिलिटी इस बॉन्ड की, इस पर डिपेंड रहेगी कि आपका जो एनर्जी कितनी निकली है उस बॉन्ड को बनते हुए। जब वो बॉन्ड बना है तो उसमें एनर्जी कितनी लिबरेट हुई है। तो इस स्टेप को उसने बोला कि यहाँ से आप अपनी स्टेबिलिटी को बताओगे। अगर लार्जर द एनर्जी रिलीज, अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल गई है, यहाँ पे लार्जर है, तो आप बोलोगे लार्जर द एनर्जी मोर स्टेबल विल बी द बॉन्ड। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये आपके सामने 3-4 पॉइंट यहाँ पे रखे थे। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला, एटम्स अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, उसको रिटेन करते हैं। दूसरा पॉइंट था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। आपके जो वैलेंस को छोड़ के जो इनर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स एज सच रहते हैं। अगला पॉइंट था कि वो बॉन्ड कितना स्टेबल होगा ये डिपेंड करेगा कि उस बॉन्ड को बनते हुए कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। अगर ज़्यादा एनर्जी निकली है तो इसका मतलब वो बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे जो आपको एग्जाम में यूजुअली हर बार आते हैं। सो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस प्रॉपरली। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, उसने कुछ मैथमेटिकल एजम्पशंस भी लिए हैं। जो हमारे काम की चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊँगा, जो यूजुअली एग्जाम में आपको पूछी जाती है। बाकी थ्योरेटिकल ज़्यादा आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ भी कोई आइटम है और
इसके आपको पता है इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, इसको पॉजिटिव से नोट करूँगा। बाहर आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक और कोई एटम है मेरे पास, उसका भी सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास सिस्टम प्रेजेंट है। सपोज करो मैं किसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ले रहा हूँ, तो मैं इसको बोल रहा हूँ HA और इसको बोल देता हूँ HB। अब इसमें मेरे पास इसमें मेरे पास 2-3 टाइप की इंट्रैक्शंस हैं। एक इसमें कुछ मेरे पास अट्रैक्टिव हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं कुछ, और कुछ है मेरे पास रिपल्सिव। उन सब का जो कंक्लूजन होगा ओवरऑल वही बताएगा कि मेरा बॉन्ड स्टेबल है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, आपने यहाँ पे देखा कि ये HA है, इसकी इंट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहली तो अट्रैक्टिव है ये HA और इलेक्ट्रॉन ऑफ B, ये अट्रैक्टिव है। दूसरा, इसके न्यूक्लियस की इसके न्यूक्लियस से रिपल्सन है, दोनों सेम चार्जेज हैं, तो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्सेज कौन कौन से हो गए, HA प्लस HB का जो न्यूक्लियस है। ठीक है, अब दूसरा जाता हूँ मैं, जो HB है इसकी भी अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। इसको अगर थोड़ी यहाँ से लेता हूँ मैं इसको, इसके साथ इस न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी भी अट्रैक्टिव फोर्सेज है यहाँ पे, ये अट्रैक्टिव इसको अट्रैक्ट करता है, तो दूसरी कौन सी होगी, HB और इलेक्ट्रॉन ऑफ HA। ठीक है, ये अब ये दोनों तो जो आपके दूसरा आपके रिपल्सिव फोर्सेज की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ HA और इलेक्ट्रॉन ऑफ HB, ये दोनों भी आपस में रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऑफ HA प्लस HB, दोनों के इलेक्ट्रॉन जो आपस में होंगे वो भी सेम चार्जेज के हैं, तो रिपेल करेंगे। इन चारों फैक्टर्स को आप कंबाइन आउट करके अगर आपके पास ओवरऑल फोर्सेज है जो अट्रैक्शन है तो बॉन्ड बनेगा, अगर अट्रैक्शन नहीं है तो बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ें थोड़ी कंसीडर करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नोट कर देता हूँ इसको भी। जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ ये दोनों आपके रिपल्सिव फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन भी हैं, बाकी आपकी जो ब्लैक में है ये आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। अब हम करते हैं कि थ्योरम से उसने क्या निकालने की कोशिश की। जैसे कोई दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो इलेक्ट्रॉन को आप प्रोबेबिलिटी को लेते हो, साई वगैरह डिनोट करते हो आप, तो उन सबको कंक्लूड करके उसने दो थ्योरम यहाँ पे यूज की थी। फर्स्ट थ्योरम से उसने थ्योरम 1, इससे उसने जो एक्सप्रेशन दिया है वो है हमारे पास साई इज इक्वल टू साई ए इंटू साई बी, और ये था आपका कि जो आपके जो दो वेव फंक्शन है अलग अलग जो एटॉमिक के बॉन्ड बन रहे हैं ए और बी के, उन दोनों का जो ओवरऑल वेव फंक्शन उनका का प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। दूसरा, दोनों की एनर्जीज का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास एनर्जी ऑफ ए प्लस एनर्जी ऑफ बी रहेगा। फर्स्ट थ्योरम ये कहती है। सेकंड थ्योरम थी जो उसने आपको एक्सप्रेशन दिया कि आपके पास जो जैसे मैंने अभी साई ली किसी एक सिस्टम के लिए, तो उसके अंदर सब सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपके पास जो टोटल आपका अगर साई आप लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू C1 ऑफ साई प्लस C2 ऑफ साई 2 प्लस 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 CN साई n, मतलब कितने नंबर तक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने सेकंड थ्योरम ने ये बात कही। ये सिर्फ आपको इसको ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जो मेन पॉइंट थे वो बता दिए वहाँ पे। उसने यहाँ टोटल वेव फंक्शन का और एनर्जी का प्रोडक्ट बताया है, और यहाँ पे बताया कि एक सिस्टम के अंदर अगर इस टाइप के बहुत सारे सिस्टम हो, मान लो कि बड़ा मॉलिक्यूल इसके अंदर है, तो आप किस तरीके से बता सकते हो कि उनका ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, इसका आपसे कोई वो नहीं है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो ये मैंने आपको इन जनरल पॉइंट उसका दे दिया कि वो इससे क्या कहना चाहता है कि आपकी जो सिस्टम है वो किस तरीके से एप्लीकेबल हो सकता है। ये हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे आपकी उसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन भी बता दी। अब इसके बाद आपको इस सिस्टम में आपके पास इतना ही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पोस्टुलेट क्या है और कौन कौन सी फोर्सेज वहाँ पे किसी मॉलिक्यूल में एक्ट कर रही हैं, और उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या आपके प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं
सबसे पहला आपको टॉपिक दिया गया जो मैंने आपको बताया था, अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, देखिए आपने पहले भी पढ़ा होगा ये कि जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो वहाँ ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्या है, अगर डायरेक्शनल नेचर की मैं बात करने जाऊं कि आपके पास फर्स्ट एजम्पशन तो आप यही मान के चलोगे कि जो आपके एटॉमिक, जहाँ पे आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल जो बनेंगे उसके लिए आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी ओवरलैप्ड। मस्ट ओवरलैप लिख देते हैं हम कि ये आपके ओवरलैप होने चाहिए, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, जब आप इस पॉइंट को कर रहे हो तो आपके ऊपर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कितना होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से आपकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिफाइन की जाएगी। अब आप देखते हो जैसे आपके पास मान लो एस ऑर्बिटल है, एस का पता है आपको, ये एस है। अगर कोई दूसरा मैं एस इसके साथ ओवरलैप करने के लिए लाता हूँ, ये ले आया मैं कोई, तो कितना का एरिया बेटा जहाँ पे ये आपको ओवरलैप कर पाएगा, बहुत कम एरिया है। ये बिल्कुल वैसे अगर आपके पास दो बॉल्स हैं और आप उन दोनों को नज़दीक ला के देखो तो आप देख पाओ कितना का एरिया आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर मैं पी ऑर्बिटल के साथ लेके आता हूँ जहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो ये पूरा पोर्शन करेगा, ये पूरा पोर्शन करेगा। ठीक है, तो ये आपका एस हो गया, ये पी हो गया, और डी भी आपका डबल डम्बल से आप फंडामेंटल उस तरीके से फ्यूज सिस्टम को ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप देख रहे हो तो एस में आपका सबसे कम ओवरलैपिंग होती है, इसलिए एस एस की जहां ओवरलैपिंग हो रही है वहां पे बॉन्ड वीक होगा, वो आपका वीक बॉन्ड होगा जहां सिर्फ एस एस की ओवरलैपिंग हो रही है। हाँ, एस की जो ओवरलैपिंग अगर आप पी के साथ भी कराओगे या पी पी की कराओगे, एस पी की भी करा सकते हैं, पी डी की भी हो सकती है, वो सभी ओवरलैपिंग आपकी स्ट्रॉन्ग रहती है। वो जो ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपके पास जो कोई भी आप मॉलिक्यूल कंसीडर करोगे उस मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर शेप आएगी, क्योंकि वो जैसे पी है आपका, अब एस को अगर मैं बात करूँ तो एस तो स्फेरिकल है, लेकिन पी डी एफ आपका क्या है, एक्स वाई जेड अलग डायरेक्शन में है। ऐसी डी की बात करें, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इस टाइप से इनकी बात करूं तो मतलब आपका एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स में आपके जो लोब्स हैं उनकी डायरेक्शन है, और यही आपके कोवलेंट बॉन्ड को डायरेक्शन बॉन्ड बनाती है, जिसको आप डायरेक्शनल कैरेक्टर बोलते हो कोवलेंट बॉन्ड का। ये आपके इनकी ओवरलैपिंग की वजह से होती है, सिर्फ इसकी ओवरलैपिंग की वजह से नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत पुअर ओवरलैप है, और इसीलिए हम एक्स वाई जेड के जो अगर कोऑर्डिनेट लेकर के उसके अकॉर्डिंगली बता पाते हैं कि आपका इन बॉन्ड्स में ओवरलैप है या नहीं है। ठीक है, तो आपका यूजुअली बॉन्ड में ओवरलैप है, सिर्फ एस एस को छोड़ दीजिए, वहाँ पे ओवरलैप है और अलग अलग डायरेक्शन में है। अब अलग अलग डायरेक्शन में अगर ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो अलग अलग ज्योमेट्री आएगी, उसको आप हाइब्रिडाइजेशन में एक्सप्लेन भी करेंगे हम कि आपका SP, SP2, SP3, SP4, SP3 आपका DSP2 भी है। ठीक है, SP3D2 भी है, SP3D भी है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका डायरेक्शनल नेचर आता है आपके डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स वाले लोब्स के इसमें आने से, जिनकी अच्छी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो ये चीज़ बताती हैं कि आपके पास जो कोवलेंट बॉन्ड है उसका डायरेक्शनल इन नेचर है। अब इस पूरी जो सिस्टम मैंने आपको बताया, किसी मॉलिक्यूल का मान लो हम ले रहे हैं, उसकी ज्योमेट्री और जो उसकी शेप आप बोलोगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आगे फैक्टर हैं जो मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ।